प्रकीर्ण मिसेलेनियस में है और इसके अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जो सबसे महत्वपूर्ण धारा, क्योंकि बाकी चीजों पे आप लोग क्या करते हैं कि 19-20 तक जहां पे पहुंचे हमने खत्म कर दिया। हमारा इतना ही फोकस रहता है कि हम एक्ट के अनुसार आवेदन कैसे करना है, अपील कैसे करनी है, शिकायत कैसी करनी है और उसमें रिजल्ट आपको कैसे आना है। एक्चुअली जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं आ पाने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। उस नजरअंदाज करने वाली चीज के ऊपर में आज मैं आप लोगों का जो है ध्यान लाना चाहता हूँ। इसके लिए आज का सेशन है। तो हम वापस, मैं फिर से बता दूं, हम अध्याय 6 प्रकीर्ण मिसेलेनियस, जो लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, उस पर है। और उस लास्ट चैप्टर के अंदर में सेक्शन 25 है ना, सेक्शन 25 जो आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन है, ये 25 का जो टाइटल है वो टाइटल है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। तो मॉनिटरिंग मतलब निगरानी। अब इस एक्ट की निगरानी कैसे होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए निगरानी या मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पक्ष है इस एक्ट के अंदर में, वो पक्ष कौन कौन है? सूचना आयोग, सरकार, सक्षम प्राधिकरण और लोक प्राधिकरण। ठीक है, ये चार बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, जिसमें 25 जो है एक प्रक्रिया है, बता रही है कि किस तरीके से आप निगरानी और मूल्यांकन करना है। 25 और 26, इन दो सेक्शन को अगर हमने समझ गए तो हम ये समझ जाएंगे कि कहां पर ये एक्ट कमजोर हो रहा है, क्यों हमको हमारे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों जो है सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है, कैसे ये जन सूचना अधिकारी अपनी मनमर्जी चला पा रहे हैं और सूचना आयोग या सरकार जो है मूक बधिर अंधे बनकर बैठी हुई है। तो इस रीजन को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से सेक्शन 25 और 26 को ले, क्योंकि आपका संघर्ष खाली आरटीआई लगाने से नहीं होगा, उसमें सही रिजल्ट लाने से आपका संघर्ष पूरा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 25(1) देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जब हम सेक्शन को शुरू कर रहे हैं, जैसे आप कभी भी देखेंगे कोई सेक्शन शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग पे एक प्रारंभिक लाइन आता है और उसके बाद सब सेक्शन होते हैं उसके अंतर्गत। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेक्शन के अंदर में सीधे 5 सब सेक्शन दे दिए गए हैं। सेक्शन में कोई ये बात नहीं लिखी गई है कि सेक्शन के अंतर्गत ये निहित होगा या इससे कोई पर्टिकुलर एक वर्क को वहां पे डिसाइड किया। वहां पे सीधे जारी किया है जो इस बात को बोलता है कि हर सेक्शन के जितने भी सब सेक्शंस हैं वो सब अपने आप में इंडिपेंडेंट्स हैं। भले वो एक आपस में एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं, लेकिन वो पांचों काम होने हैं और वो पांचों काम अपने लिए एक प्रावधानित प्रक्रिया है। जैसे अब किसी सेक्शन, आप 8(1) की बात करते हो तो 8(1) में बात करते हो तो 8(1) के शुरुआत में लाइन बताइए कि ये छूट होंगी और उसके बाद किस तरीके की छूट होंगी वो अलग अलग सब क्लॉजेस में बताए हैं। तो इसमें वैसा नहीं किया है, सीधा आया है। तो इसका मतलब है, आपको यहाँ पे समझिए, पहला क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, यथा स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथाशीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों या प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में, मतलब आप इस एक्ट में जितने भी चीजें दी गई हैं उसके क्रियान्वयन या प्रावधान दिए गए हैं उसके संबंध में एक क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। समुचित सरकार मतलब अगर केंद्रीय सूचना आयोग है तो केंद्र सरकार को और राज्य सूचना आयोग है तो राज्य सरकार को भेजेगा। क्या रिपोर्ट तैयार करेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट वो तैयार करेगा इस एक्ट के प्रावधानों के संबंध में। फिर से आप गौर फरमाएं। अब आप बोलेंगे तो एक्ट के प्रावधानों के संबंध में, उसके बारे में अब आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तब आगे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर में एक्चुअली प्रावधान क्या है, क्या उपबंध है उसके अंत में। उस वर्ष, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है,
उस वर्ष के दौरान, यहाँ पे उस वर्ष के दौरान की जगह क्या अपने को पढ़ना है, आफ्टर ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष के अंत में, है ना। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और उसको समुचित सरकार को भेजेगा। इस रिपोर्ट की गंभीरता जो है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमने उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, जो आयोग के द्वारा उस रिपोर्ट में तैयार की जाएंगी, अगर उसको समझ लिया तो ये एक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 25(2) 25(2) क्या बोल रहा है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, देखिए यहाँ पे सभी लोक प्राधिकरण की बात नहीं की है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, मतलब मंत्रालय या विभाग दोनों में कोई एक, दोनों नहीं, जो उन दोनों में ज्येष्ठ होगा। ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, अब ये क्या सेल है, बाइंडिंग में है ना, क्या बोल रहा है, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में। अब क्या बोला कि एक मंत्रालय होगा या विभाग होगा, वो अपने अधीन जितने भी लोक प्राधिकरण होंगे उनके संबंध में, ठीक है, क्या करेगा, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा, है ना, क्या करेगा, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा। एक बार इंग्लिश भी देख ले, ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेल इन रिलेशन टू द पब्लिक अथॉरिटीज विथ इन देयर ज्यूरिडिक्शंस, मतलब ज्यूरिडिक्शन का मतलब आप समझते हैं, उसका जो क्षेत्राधिकार है ना, जो उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, उसके अंतर्गत क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या चीज कलेक्ट करेगा, सूचनाएं, और क्या करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा प्रोवाइड, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को। मतलब अगर केंद्र के कोई मंत्रालय या विभाग है तो वो केंद्रीय सूचना आयोग को, और राज्य सरकार के जो मंत्रालय और विभाग है वो राज्य सूचना आयोग को। क्योंकि जितने भी लोक प्राधिकरण होते हैं उनका एक मंत्रालय होता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि कलेक्टर है, कलेक्टर किसके अंतर्गत आता है, राजस्व विभाग, राजस्व मंत्रालय, है ना। तो कलेक्टर्स के जितने भी डाटा होंगे वो कौन करेगा, राजस्व मंत्रालय, है ना। पुलिस किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय, गृह विभाग। तो वो पुलिस के जितने भी डाटा रहेंगे, जितने भी लोक प्राधिकरण रहेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, गृह विभाग के। वैसे ही शिक्षा विभाग, उसके अंदर में कॉलेज के लिए भी आएंगे, उसके लिए स्कूल के लिए भी आएंगे, उसमें प्रौढ़ शिक्षा भी आएगा, उसमें समग्र शिक्षा, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जितने भी लोक प्राधिकरण होंगे, कार्यालय होंगे, विभाग होंगे, वो किसके अंदर आ गए, शिक्षा मंत्रालय के अंदर में। स्वास्थ्य के अंदर में क्या होगा, चिकित्सा शिक्षा होगा, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, है ना, जिला में सीएमएचओ होंगे, सीएस होंगे, अलग अलग बहुत सारे चीजें होंगे, नर्सिंग होम को संभालने वाले लोग होंगे, खाद्य एवं औषधि को संभालने वाले लोग होंगे, औषधि विभाग होगा, है ना, उसके अंदर में आयुर्वेदिक विभाग भी होगा, होम्योपैथिक का भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। तो जितने भी लोक प्राधिकरण होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में, उन सारे मंत्रालयों, इवन एक एक लोक प्राधिकरण के सूचनाएं एकत्रित होने हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इस काम को करना है मंत्रालय या विभाग को। वो क्या करेगा उसमें, इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो अपेक्षित की गई हैं सूचनाएं, इस धारा के अधीन जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए जितनी भी चीजें अपेक्षित की जाएंगी और धारा के प्रयोजन के लिए उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने की संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा। तो वो सभी वो सूचनाएं एकत्रित करके देगा भी, उसको रखेगा भी, और मतलब कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, देखिए वर्ड आया है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, और ऐसे सूचनाओं को रखने की जो अपेक्षा की जा रही है इस एक्ट के या इस धारा के उसके अंतर्गत, उसका पालन करेगा। मतलब शुरुआत से ही इस बात को पहले ही बता दिया गया इस एक्ट में कि आप ऐसी चीजें आपको देनी है, ये रिपोर्ट्स में ये सब चीजें होनी है, इन रिपोर्ट के हिसाब से आप जो है जानकारियां पहले से आप रखना चालू कर दें और उसको रखते रहें, और हमें क्या करें, एकत्र करके फाइनली भेजें। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट के अंदर में रहेगा क्या,
क्यों ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या रहने वाला है जिस कारण से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये कानून जो है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मजबूत होगा अगर यहाँ पर वास्तविकता में काम किया जाए। तो देखिए अब इसमें क्या लिख रहा है, ईच रिपोर्ट मतलब प्रत्येक रिपोर्ट में, ये प्रत्येक रिपोर्ट कौन सी है जो ऊपर बात की गई है। पहली रिपोर्ट में क्या बोल रहा है कि सूचना आयोग एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट को कैसे तैयार करेगा, वो रिपोर्ट के लिए डाटा मटेरियल देगा आपको मंत्रालय। मंत्रालय कहाँ से लाएगा, उन मंत्रालयों के अंदर में जितने भी विभाग है, लोक प्राधिकरण है, जितने भी संस्थाएं हैं, उन सब से वो पहले से उसको जो है रिकॉर्ड को पहले से रखवाएगा, उसको एकत्रित करेगा और उन सारे रिपोर्ट्स को बनाकर वो सूचना आयोग को भेजेगा, तब तो सूचना आयोग रिपोर्ट बना पाएगा। अब मुद्दा क्या है कि जो लोक प्राधिकारी रिपोर्ट्स के लिए जो डाटा देंगे, वो डाटा में होगा क्या, वो डाटा में जो होगा वह बताया गया है 25(3) में। ठीक है, वो 25(3) में बताया गया है। अब 25(3) में ईच रिपोर्ट मतलब प्रत्येक रिपोर्ट में जो बातें होनी चाहिए, ऐसा नहीं, वो लोक प्राधिकारियों के रिपोर्ट में भी रहेंगी, उसके विभाग के रिपोर्ट में भी रहेगी, उसके मंत्रालय के रिपोर्ट में भी रहेगी और सूचना आयोग के रिपोर्ट में भी रहेगी। इसलिए ईच रिपोर्ट की बात की गई है। क्या चीज रहेगी, किन जानकारियों की बात किया है, अब आगे क्लॉज के। पहला, प्रत्येक लोक प्राधिकरण से किए गए अनुरोध की संख्या। अनुरोध मतलब जो आप आवेदन में अनुरोध करते हैं, कोई एक आवेदन में एक अनुरोध करता है, कोई एक आवेदन में 10 अनुरोध करता है। ठीक है, क्योंकि सूचना अधिकारी के ऊपर बाध्यताएं क्या है, हर अनुरोध का जवाब देना है। धारा 6 क्या बोलती है कि अनुरोध करेगा। आवेदन तो क्या है, जब वो अनुरोध करेगा, उसको आपने एक फीस के साथ, एक प्रोसीजर के साथ जो टर्म्स बताए गए हैं 6(1) में, आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो वो आवेदन बनता है। लेकिन डील किस पे हो रहा है, 6(1) का आवेदन अनुरोध पर। जो निपटारा हो रहा है 7(1) में, वो किस चीज का हो रहा है, आपके आवेदन का निपटारा नहीं हो रहा है, आपके अनुरोध का निपटारा हो रहा है। क्योंकि आपके आवेदन में एक अनुरोध भी हो सकता है, 10 अनुरोध भी हो सकता है, तो वहां पे निपटारा अनुरोध का हो रहा है। तो वहां पर सबसे पहले रिपोर्ट में क्या बात की गई है, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू ईच पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जितनी भी अनुरोध थे, उनकी संख्या जो लोक प्राधिकारियों में प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई, उस वर्ष में। ऊपर में जब हम वापस जाए 3 में क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर विच द रिपोर्ट रिलेटेड, उस वर्ष के संबंध में जिसमें ये रिपोर्ट संबंधित है। ठीक है, उसमें ये ब्यौरे होंगे। तो सबसे पहले उसने ये पूछ लिया कि एक लोक प्राधिकरण ने बोला कि भाई मेरे यहाँ 1 साल के भीतर वित्तीय वर्ष में या वार्षिक तौर पे जो रखी जाती हैं, उसमें वो बताएगा कि भाई इस वर्ष के में मेरे पास टोटल 100 अनुरोध प्राप्त हुए, है ना। भले उसके लिए आवेदन 90 आए हो, लेकिन अनुरोध मुझे 100 प्राप्त हुए। फिर क्या बोलेगा बी में, क्लॉज बी क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ डिसीजंस वेयर एप्लीकेंट्स वर नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट परसेंट टू द रिक्वेस्ट। ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां पे आवेदक के अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे। देखो अब बात को समझिए सीरियसली। पहले क्या बोला, अनुरोधों की संख्या, अब क्या बोल रहा है, विनिश्चयों की संख्या। और ये विनिश्चयों की संख्या किस पे बात कर रहा है, आवेदक पर। तो ये एकदम क्लियर समझ में आ गया कि आवेदक की बात कर रहा है, मतलब ये आपके जो आवेदन के जो निपटारे होंगे धारा 7 के तहत, उन धारा 7 के तहत जो विनिश्चय जन सूचना अधिकारी लेगा, जो 7(1) में विनिश्चय उसको 30 दिन के भीतर करना होता है या 48 घंटे के भीतर करना होता है, जितने भी अनुरोध आ रहे हैं, उन अनुरोधों पर जो वह विनिश्चय लेगा, जो निर्णय लेगा, जो निर्णय देगा कि भाई सूचना देना है या नहीं देना है, इसी का निर्णय लेता है वो, है ना। तो
अब इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां आवेदक के अनुरोध के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे। लेकिन यहाँ पे उसने उस निपटारे की संख्या को नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है कि जिसमें उन रिक्वेस्ट को हकदार नहीं माना गया, इस एक्ट के अधीन जो है उस अनुरोध को, उस रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया या उसके लायक नहीं माना गया, उन विनिश्चयों की संख्या। अगर आपने कोई अनुरोध किया, वहां पे आपने कोई सूचना मांगी, उसका सूचना मिल गया, उसको आपने दे दी सूचना कि भाई ये सूचना दे दी, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो अनुरोध का निपटारा कर दिया। मान लीजिए कि उसने आ, आपने कोई सूचना मांगी और उसने बताया कि वो इस कार्यालय में निरंक है ना, तो अब ये निरंक है, क्या होगा विनिश्चय? इस अधिनियम के अधीन जो है अब मान लो कि कोई चीज उसको रखनी है और वो नहीं रख रहा है, तब वो निरंक हो सकता है कि वाजिब हो? आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। और मान लो कि वो चीज रखा ही नहीं है या वहां पे रखना का वो जरूरत ही नहीं है इस एक्ट के अधीन, तो क्या होगा? तो इन सब चीजों को, विनिश्चयों की संख्या पहले तो बोल रहा है कि जो अनुरोध के लिए हकदार नहीं है, फिर क्या बोल रहा है उसके आगे, इस अधिनियम के वह उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे। तो अब यहाँ पर आपके निष्कर्ष को, आपके इस सवाल को जवाब दे दे रहा है। क्या सवाल का जवाब दे दे रहा है? कि हमको इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या जवाब दिया, हमको इस चीज से मतलब है कि इस अधिनियम के वे प्रावधान या उपबंध जिसमें अधीन विनिश्चय आपको देने नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है ना। तो अब नहीं देने का निर्णय आप कैसे लोगे? धारा 8 या 9 के अंतर्गत। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने धारा 8(1) के जो क्लॉज ए था, उसके अंदर आपने कितने मना किए, बी में कितना मना किए, सी में कितना मना किए, जे में कितना मना किए, मतलब आपने कितनी सूचनाएं व्यक्तिगत मानते हुए सूचना देने से मना किया, कितनी सूचनाएं आपने राष्ट्र के उससे संबंधित देखते हुए मना किया, आपने कितनी सूचनाएं वैश्वासिक नातेदारी का मामला पाया उसके कारण आपने सूचना देने से मना किया, है ना। तो उसकी ब्रीफिंग करने की बात कह रहा है कि आप हमको बताइए कि किस प्रावधान के तहत आपने कितनी सूचनाएं देने से मना किया। ठीक है। अगर 8 और 9 के अलावा भी उनको लगता है कि इस एक्ट के अधीन कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वो सूचना देने से मना कर सकता था, तो वो उस प्रावधान को भी दर्शाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 8 और 9 की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, इस अधिनियम के वह उपबंध जिसके अधीन विनिश्चय किए गए थे। क्या विनिश्चय किए गए थे? सूचना नहीं देने के। ठीक है। तो उन सब प्रावधानों को वहां पे दर्शाएगा कि इस प्रावधान के तहत मैंने इतनी सूचना देने से मना किया। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, द नंबर्स ऑफ द टाइम सच प्रोविजंस वर इन्वोक्ड, ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों के अवलंबन लिया गया था। अब वो ये भी बोल रहा है साथ में कि आपने मान लीजिए आपके पास 100 आवेदन अनुरोध प्राप्त हुए थे, 90 आवेदन थे, 100 अनुरोध मिले थे, उन 100 अनुरोध में आपने 50 के जवाब दे दिए क्योंकि उसमें आपको सूचना रोकने के कोई प्रावधान नहीं थे। ठीक है। जो बचे हुए 50 थे जिसको आपने देने से मना किया, है ना, तो आप वहां पे वो लिखेगा कि 50 हमने मना किया। 50 के बाद क्या करेगा, अलग अलग प्रावधान बताएगा कि मैंने 8(1) के अंदर में, है ना, 10 अनुरोध अस्वीकार किया 8(1)(a) के अंदर में, बी के अंदर में 10 किया, सी के अंदर में 10 किया, इसमें जी में 0 किया, एच में 0 किया, आई में 0 किया, जे में 10 किया। ठीक है। इस तरीके से वो उसके नंबर्स बताएगा कि भाई मैंने इतने अनुरोध इस प्रावधानों के तहत मना किए, 9 के अंदर 10 किया। तो ऐसे वो अपना पूरा अवलंब इसमें एक डिटेल देगा। अब उसके बाद सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है द नंबर ऑफ अपील्स रिफर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस मे बी फॉर व्यू द नेचर ऑफ द अपील एंड आउटकम ऑफ द अपील।
पूर्णावलोकन के लिए यथास्थिति, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंग्लिश हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूं जो मैं समझता हूँ। यहाँ पर वो एक अपील के बारे में जानना चाह रहा है कि कितने अपील जो है आए, कितने अपील जो आए कहां पर, ये लोक प्राधिकरण के अंदर की भी बात हो सकती है, ठीक है, ये सूचना आयोग के अंदर की भी बात हो सकती है, क्योंकि क्या बोल रहा है इस एक्ट में कि इच रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब लोक प्राधिकरण की बात होगी तो लोक प्राधिकरण क्या बताएगा, अपने प्राधिकरण का बताएगा। अपने प्राधिकरण के मामले में क्या बता रहा है कि वो इतनी अपीलें हमको मिली, तो उसमें वो ये भी बताएगा कि इसमें फर्स्ट अपील ये आई हमारे प्राधिकरण में, और इसमें से इतने लोग, मतलब जितने अनुरोध थे, उस अनुरोध में जब मैंने उस चीजों को इनकार किया, मना किया, है ना, जो मना किया, उस मना करने के बाद उसमें इतने प्रथम अपील प्राप्त हुई मुझे, इतनी द्वितीय अपील की जानकारियां मुझे सूचना आयोग से प्राप्त हुई, इतनी शिकायतों की दर्ज होने की जानकारी मुझे सूचना आयोग से प्राप्त, तो वो उसकी संख्या बताएगा अलग अलग कि कितनी कितनी अपीलों की, और उसकी प्रकृति भी बताएगा। मतलब प्रकृति का मतलब ये हुआ ना कि प्रथम अपील कितनी है, द्वितीय अपील कितनी है, शिकायत कितनी है, उसकी प्रकृति बता दिया, ठीक है। तो उस प्रगति के अंदर में अब ये भी हो सकता है, अगर हम इसको और ब्रीफ करें कि भाई शिकायत है, शिकायत के अंदर में क्लॉजेस बताए गए हैं, इस क्लॉजेस के अंतर्गत शिकायतें होंगी, तो अगर आयोग ने ऐसा विहित किया हुआ है या ऐसी चीजें हैं तो उसकी संख्या भी बताएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अपीलों के निष्कर्ष, पहला क्या बोला, अपीलों की संख्या, फिर अपीलों की प्रकृति, और फिर अपीलों के निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब, निष्कर्ष मतलब सूचना दी जानी है या नहीं दी जानी, क्योंकि ये तो आलेख बन रहे हैं। आलेख बनकर क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन सा लोक प्राधिकरण, एक एक लोक प्राधिकरण में कितने वो आवेदन आए और उसका किस तरीके से निपटारा हो रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स उस विभाग की स्थिति को बताने वाला है ना। ये रिपोर्ट का मायने आप लोग धीरे से समझेंगे, जब इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जब इसका आउटकम आएगा, आखिरी जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, नीचे स्तर से चालू हो रहा है, हर विभाग के जितने भी लोक प्राधिकरण हैं जहां पर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अनुरोध के निपटारों की, जो आवेदन लिए जा रहे हैं और उसके निपटारे किए जा रहे हैं, उन सब की बात हो रही है। तो जब एक प्राधिकरण भेज रहा है तब तो सिर्फ वो अपनी रिपोर्ट भेज रहा है, फिर उस वो प्राधिकरण किसको भेज रहा है, अपने विभाग को। विभाग जो है अपने विभाग के अंदर में जितने भी प्राधिकरण है वो बताएगा कि भाई मेरे विभाग के अंदर में ये प्राधिकरणों में ये इतने इतने की ऐसी रिपोर्ट मिली। उसका हो सकता है कि कम्युलेटिव आंकड़ा मंत्रालय पकड़े, हो सकता है कि उसको डिटेल आंकड़ा पकड़े, हो सकता है कि वो फाइनल रिपोर्ट दे और साथ में प्राप्त हुई जितनी भी रिपोर्ट है उसको उसमें अटैच कर दे, ठीक है। उसके लिए जो भी विधि आयोग ने या सरकार तय करी हुई है अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों में, या जिस भी फॉर्मेट के अंदर में वो चाह रही है, उस फॉर्मेट के अंदर में फिल अप करेगा। लेकिन फॉर्मेट क्या होगा, मनमानी नहीं हो सकता। फॉर्मेट क्या होगा, जो यहाँ पर प्रावधान बने हुए हैं उसके अनुसार होगा, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि पहले आपने छोटे छोटे सारे प्राधिकरण को कर लिया, फिर विभाग को कर लिया, फिर उस विभाग के मंत्रालय को कर लिया, फिर सारे राज्य में जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालय और विभाग सबका कर लिया, फिर वो सारे मंत्रालय और विभाग के सारे जो कम्युलेटिव आंकड़े वो कहाँ पे है, सूचना आयोग के पास। अब सूचना आयोग जितना उसको डीपली स्टडी कर लो आप, उसके अंदर में उसकी मॉनिटरिंग करना चाहेगा तो मॉनिटरिंग कर लेगा, भाई मेरे पास तो इतने अनुरोध आ रहे हैं, इतने अनुरोध अस्वीकार कर दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई 81J में ज्यादा अनुरोध अस्वीकार हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, इसमें ज्यादा हो रहे हैं। अरे भाई इस विभाग में तो इस मामले पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी लोक प्राधिकरण के दूसरे लोक प्राधिकरण में उसको मना कर दिया जा रहा है। जब आंकड़े रहेंगे तो सूचना आयोग के पास और सरकार के पास एक स्थिति रहेगी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, उनको ये पता चलेगा कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि अपीलें बार बार बढ़ रही हैं।
उनके पास ये रहेगा भाई इस डिपार्टमेंट में तो अनुरोध आ रहा है लेकिन इसकी अपील नहीं आ रही है, इसकी शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के इसी दूसरे लोक प्राधिकरण की भाई यहाँ पे तो बौछार आई हुई है अपीलों की। क्या जन सूचना अधिकारी अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पा रहा है? मतलब उसके पास डीप स्टडी करने का, उसकी मॉनिटरिंग करने का एक बहुत बड़ा विंडो खुल जाएगा। विंडो क्या, मैं बोलता हूँ दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा छोड़िए, वो पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंसी के अंदर में आ जाएगी, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात इस एक्ट की प्रियम्बल में दी गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, डी, क्लॉज डी पे आते हैं। इस अधिनियम के प्रशासन, देखिए बहुत बड़ा बात कहा है, अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां। अब वो इसके अंदर में ये भी बोल रहा है कि जो रिपोर्ट्स बनेगी उस रिपोर्ट के अंदर में आपको यह भी बताना है कि किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रशासन, अधिनियम के प्रशासन का मतलब क्या हुआ, इस अधिनियम को बराबर ना करने के कारण से, इस अधिनियम की जो शर्तें हैं, जो कानून है, उसको ना करने के कारण से प्रशासन, क्योंकि किसी भी तरीके की अनुशासनिक कार्रवाई क्या होता है, कौन कर सकता है, एक प्रशासनिक अधिकारी कर सकता है ना। तो इसीलिए जो वर्ड आया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट या अधिनियम के प्रशासन के संबंध में, तो ये बहुत बड़ा वर्ड होता है, क्योंकि किसी भी यहाँ पे जो जन सूचना है अधिकारी है, एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, और इसके तहत में जो भी अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये भी प्रावधान निकला था कि जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है वो भी अगर कानून की बराबर प्रक्रिया नहीं वो कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। वो बात अलग है कि आज तक हम लोग यही नहीं जानते कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसको कैसे गलत ठहराया जाएगा, है ना। उसमें ये बताया है कि इस एक्ट में ये नहीं बोला गया है कि आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये बोलता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के ऊपर भी अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो वो अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया क्या होगी वो हमको समझना होगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम कभी और चर्चा में लेंगे, लेकिन वो जो तर्ज ली गई है वो इसी बात से ली गई। ठीक है, क्योंकि जब ये बात आई थी ना तो इसका आधार यही था, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि जन सूचना अधिकारी पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई, वो क्या बोल रहा है, अधिनियम के प्रशासन के लिए, तो उसमें फर्स्ट अपीलीय अधिकारी भी आ जाता है, उसमें लोक प्राधिकारी भी आ जाता है। अब कोई लोक प्राधिकारी अपने काम को नहीं कर रहा है जो उसको बताया गया है इस एक्ट में, तो वह भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, क्या बोला, इस एक्ट के प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जितनी भी कार्रवाई की गई है उसकी विशिष्टियां, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर्स नहीं मांग रहा है, यहाँ पे नंबर्स नहीं मांग रहा है, यहाँ पे विशिष्टियां मांग रहा है ना। विशिष्टियों का मतलब, अब लोक प्राधिकरण बताएगा कि हमारे यहाँ जन सूचना अधिकारी के खिलाफ ये अनुशासनिक कार्रवाई की रिकमेंडेशन इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दी या सूचना आयोग ने दी या हमें प्रशासन से प्राप्त हुआ, है ना, और उसके विरुद्ध या उस जो रिकमेंडेशन के बिहाफ में उस अधिकारी के लिए विरुद्ध 3 महीने की सस्पेंशन का निर्णय लिया गया, उसको जो है वो किया गया, उसकी राशि में रोकने का ये निर्णय लिया गया। तो जो प्रशासनिक जो भी है उसकी विशिष्टियां देगा स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं की है ना, ध्यान रखें। फिर उसके बाद ई, ई क्या बोल रहा है, क्लॉज ई, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए प्रभारों की रकम। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि प्रभारों की रकम की जानकारी है, मतलब अब यहाँ पर उसको ये भी बताना है हर प्राधिकरण को कि भाई मैंने आवेदन शुल्क जो है 10 रुपए है, उसके जरिए से मुझे, क्योंकि 100 अनुरोध प्राप्त हुए, लेकिन ये 100 अनुरोध कितने आवेदन में प्राप्त हुए, 90 आवेदन में, 90 आवेदन के तहत मेरे को 10 रुपए के हिसाब से 900 रुपए प्राप्त हुए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पोस्टल ऑर्डर भेजा है, वो पोस्टल ऑर्डर जो है 10 रुपए की जगह उसने 20 रुपए का भेज दिया, और 20 रुपए का उसने, अब वो थोड़ी करेगा कि भाई 20 रुपए का आपने पोस्टल ऑर्डर भेज दिया,
और जन सूचना अधिकारी ने क्या किया, उसको कैश करवाया, कैश करवा के 10 रुपए अपने जेब में रख लिए और 10 रुपए जो है राजकोष में जमा करा दिया। पॉसिबल है? 50 रुपए भेज दिया आपने आवेदन के साथ में, 100 रुपए भेज दिया आवेदन के साथ में, 10 रुपए उसने किया जमा और बाकी मना कर दिया। जैसे मेरी ही बात समझ लो, मैं किसी सूचना अधिकारी को अगर अपने को पकड़ना होता है, मेरे को घेरना होता है, मैं क्या करता हूँ, आवेदन 10 रुपए का आवेदन के साथ में फीस नहीं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ 50 रुपए का, 100 रुपए का, है ना। और उसमें नीचे लिख देता हूँ कि 10 रुपए आवेदन में कर लिया जाए, बाकी जो शेष पैसे हैं, क्योंकि मुझे सूचना यथाशीघ्रता से चाहिए, आप मुझे सूचना के लिए पत्र प्रेषित करने की जगह मुझे सीधा सूचना उपलब्ध करवा दे उस रकम तक, और शेष जो कम पड़े उसके लिए अलग से मुझसे मांग कर ले, ताकि मैं उस पैसे को जमा करा के शेष सूचनाएं प्राप्त कर सकूं। ठीक है। अब मैंने भेज दिया 100 रुपया, उसने 10 रुपए आवेदन के लिए ले लिए, 90 रुपए में से 40 रुपए की मेरे को सूचना भेज दी, बाकी 50 रुपए क्या करेगा? वो 50 रुपए खा जाएगा क्या? लेकिन ऐसा खा जाते हैं उन लोग पैसा। मैं मनी ऑर्डर से पैसा इसीलिए जानबूझ के भेजता हूँ। उन लोग बोलते हैं स्टाम्प पेपर वो करो, मैं नहीं करता स्टाम्प पेपर कभी भी, है ना। उन लोग बोलते हैं कैश की रसीद नहीं दे सकते, तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरे आवेदन में नीचे लिख दो मेरे को 10 रुपए नगद प्राप्त हुआ, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, 6 महीने साल भर देखता हूँ, अगर वो सूचना अधिकारी ठीक है, नहीं तो मैं, मेरा निरीक्षण का मांग क्या होता है, उसी जन सूचना अधिकारी का मैं सबसे पहले निरीक्षण का मांग करता हूँ कि भैया तू मेरे को पहले अपना जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंदर में जितनी चीजें है तो उसको बता, दिखा। उसके बाद वो जन सूचना अधिकारी का दिमाग जो है समझ जाता है कि भैया अब तो मैं गया। अब वहां पर मैं उस बात को दिखाता हूँ, देख भैया मैंने तो 20 रुपए भेजे थे, तेरा यहाँ पे 10 रुपए क्यों लिखा हुआ है, बाकी 10 रुपए क्या किया तू, खा गया। मैं उससे बोलता हूँ तू सूचना देने के लिए तूने उस आवेदन पर 50 रुपए सूचना देने के लिए लेटर लिखा था, वो 50 रुपए तो तेरे को मिले नहीं, तो तू क्या सूचना फोकट में दे दिया सामने वाले को? और सूचना अगर फोकट में दे दिया तो तेरे बाप का पैसा था भाई, तो उसको लिख उसमें कि भाई उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया, और निःशुल्क उपलब्ध कराने के पीछे मेरे को सरकार को इतना हानि हुआ, तो ये सब ब्यौरे कौन रखेगा? वो ऐसी बात है कि जब अपने को लग रहा है कि कोई डिपार्टमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसको अगर घेरना है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी चीजों को सामने। लेकिन हमारा उद्देश्य उसको घेरने के पीछे, मेरा उद्देश्य, मैं लोगों को ने ये सब ट्रिक्स इसीलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि उसका लोग दुरुपयोग करने लग जाते। हमको उसको दुरुपयोग के लिए नहीं लेना है, हमको उसको लेना है सदुपयोग के लिए, कि वास्तविकता में हमको देखना है कि भाई अगर मामूली बात है, कहीं छोटी-मोटी भूल-चूक है तो उसको नजरअंदाज कर दो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट के तहत में हो। और यही चीज जब मॉनिटरिंग सूचना आयोग ये सब डिटेल को मंगा क्यों रहा है, वो मॉनिटरिंग कर सके, उन आंकड़ों को समझ सके कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सरकार को कितनी क्षति हो रही है, कितना फायदा हो रहा है, उससे किस तरीके से कितने व्यय हो रहे हैं। क्योंकि अगर सूचना का अधिकार इम्प्लीमेंट कराने के पीछे प्राधिकरणों के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या बहुत चीजें हो गई है, और उसके एवज में जो प्राप्त होने वाली रकम बहुत कम है, तो भविष्य में हो सकता है कि सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार है। तो इन आंकड़ों के जरिए से सरकार ये भी देख सकती है कि भाई किस चीज का खर्च या राशि बढ़ाने की जरूरत है। तो दोनों एंगल है, उन सारे एंगलों के हिसाब से ये जो रकम है उसके पूरे ब्यौरे वो मांग रही है। उसमें प्रथम अपील के लिए आपने कितने फीसेस आपने लिए, 50 रुपए, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम अपील के लिए 50 रुपए, द्वितीय अपील के लिए 100 रुपए। तो वहां पर उसको बताना पड़ेगा कि भाई प्रथम अपील के लिए मेरे लोग प्राधिकरण में 50 रुपए के हिसाब से, जो 100 अनुरोध थे जिसमें मैंने 50 मना किया था, उसमें से जो है 20 अनुरोध में अपील गई, उन 20 लोगों ने 50 रुपए के हिसाब से मेरे पास जमा किया। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि उसमें कुछ निःशुल्क वाले हों, बीपीएल धारी हों, तो मेरे पास 15 लोगों ने जमा किया, 5 बीपीएल थे। तो वो प्राप्त की गई रकम के एक ब्यूरो की आलेख दे रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या आ रहा है? क्लॉज एफ। क्लॉज एफ में क्या बोल रहा है? ऐसे कोई तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत जबरदस्त बात। मतलब जैस किस तरीके से आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस बात की मॉनिटरिंग करेगा
कि कौन आदमी इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर रहा है। ये एक्ट इस बात को भी ध्यान रखेगा, इस रिपोर्ट में इस बात की भी भावना की बात की गई है कि वो ये भी देखेगा इस रिपोर्ट में कि कोई पब्लिक अथॉरिटी, है ना, इस एक्ट को क्या बोल रहा है, एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट, प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए जो भावना और आशय की बात की गई है, यहाँ पे स्पिरिट की बात की गई है, स्पिरिट एंड इंटेंशन की बात की गई है इस एक्ट के लिए, है ना। तो प्रशासन को करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास दिखाई दे रहा है तो उसे भी उपदर्शित करेगा। क्या बोल रहा है, इंडिकेट करेगा, इंगित करेगा, लिखेगा। तो वो वहां पे लिखेगा कि हमारे यहाँ जो है लोक प्राधिकरण में अपनी जब रिपोर्ट भेजेगा हर लोक प्राधिकरण, तो लोक प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट में एफ के अंतर्गत ये बताएगा कि हमने इस एक्ट को प्रशासित करने के लिए, इसके लिए हमने ये चीज कुछ प्रयास किए हैं। हमने क्या प्रयास किए कि आवेदकों को जल्दी सूचना मिल जाए, इसके लिए हमने ये व्यवस्था बना दी, या हमने जो है सूचना का मैक्सिमम प्रकटीकरण कर दिया, इससे आवेदकों को सूचना मांगने में हमारी कमी आई। हमने जो है इसके लिए एक प्रक्रिया चलाई है कि सप्ताह में एक दिन, हमने 7 दिन में या 15 दिन में या महीने में एक बार हमने लोगों के लिए एक खुली सुविधा प्रदान की है कि लोग आए और कार्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं। या उस दिन हमने एक साधारण सुनवाई के जरिए से, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि सुनवाई के जरिए से आप अपने मामलों के ब्यौरों की सारी जानकारी महीने में एक दिन या हफ्ता में एक दिन प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ वो की जाती है, पारदर्शिता अभियान चलाया जाता है। तो ऐसी भावनाएं वो वहां पर लिखेगा, ठीक है। क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती है। कानून की जरूरत तब होती है जब आपको कोई काम करने का तरीका ना मालूम हो, या किसी काम को करने से किसी कानून के या किसी के क्षति के या सरकारी प्रक्रिया में किसी विघ्न के आने की संभावना होती है, तब उसके लिए आपको कानून की जरूरत होती है, जहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई विभाग जो है कोई अपने आप को पारदर्शिता की श्रेणी में ला रहा है, तो ये तो आचरण संहिता का हिस्सा है कि पारदर्शिता आए। ये इस एक्ट की मूल भावना है, पारदर्शिता है। हम जो भ्रष्टाचार का झंडा लेके बैठे हैं, भ्रष्टाचार का झंडा उसका कंटेंट है, एक हिस्सा है। मेन मूल उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता। इस एक्ट के आने की लिए जरूरत क्या थी, पारदर्शिता। पारदर्शिता की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में, एक रिपब्लिक स्थिति में, चीजें अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगी तो हम इस एक्ट का जो लाने का उद्देश्य है वो असफल है, विफल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो हमको जब भी बात करनी है इस एक्ट में, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो क्या चीज के लिए होनी चाहिए, पारदर्शिता के लिए। हमारी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पारदर्शिता के लिए होगी और किसी चीज के लिए नहीं होगी। तो हम कहाँ पे थे, ठीक है, एफ हो गया, है ना। अब इसके बाद है जी, क्लॉज जी, आखिरी क्लॉज इस रिपोर्ट के लिए, है ना। आखिरी क्लॉज क्या है जी में, सुधार के लिए सिफारिशें, सुधार के लिए सिफारिशें। क्योंकि ये देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके 25(3) में क्या लिखा हुआ है, ईच रिपोर्ट, प्रत्येक रिपोर्ट में, चाहे वो लोक प्राधिकरण बनाए, चाहे विभाग बनाए, चाहे मंत्रालय बनाए, चाहे सूचना आयोग बनाए, है ना, उन सभी के रिपोर्ट में 25(3) के जितने भी क्लॉजेस हैं वो सारे क्लॉजेस फुलफिल होने चाहिए, है ना। तो 25(3) के अंतर्गत जी, क्लॉज जी में जो बताया गया है, क्या बताया गया, सुधार की सिफारिशें, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार के, देखिए थोड़ा जटिल तरीके से हिंदी को लिख दिया जाता है, हम लोग खुद हिंदी भाषी होके उन हिंदी को समझने में हमको तकलीफ होती है। तो इसको पढ़ने के लिए एक्ट के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, उसको टुकड़ों में पढ़ा जाए, उसके विराम चिन्हों पर ध्यान दिया जाए कि कौन सा शब्द कहाँ पर उसके साथ जुड़ेगा, या और अथवा जो है, क्योंकि देखिए या और अथवा क्या आ रहा है, दोनों हिस्सों पे आ रहा है। एक तो आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि उसके एक्ट, प्रावधानों और उसका, और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, उसके समुन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए। तो कौन से हिस्से के लिए वो है, उसको आपको जोड़कर पढ़ना आना चाहिए।
तो अब मैं इसको जोड़ के देखो, अब आपको अंग्रेजी में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे उसको पढ़ना है हमें। ठीक है, तो रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म, सुधार के लिए जो भी अनुशंसाएं होंगी, सिफारिशें होंगी, उसकी बात कह रहा है। अब उसके अंदर क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में ये चीजें इंक्लूड होंगी, क्या इंक्लूड होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी, है ना। पहली बात उसने इसमें ये भी बता दिया, रिकमेंडेशन में पब्लिक अथॉरिटी के संबंध में या के लिए चीजें होंगी, इसमें शामिल होंगी। ठीक है, उसमें क्या शामिल होगा, फॉर द डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म और अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पर ये पहले जो इसने बात बोला है, ये अमेंडमेंट तक आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आ रहा है टू दिस एक्ट। तो मतलब इसने क्या बोला, इस एक्ट के, है ना। अब आप अगर इसको और को आगे पढ़ते चल जाओगे तो क्या होगे, कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक हिस्सा बांटना पड़ेगा आपको टू से पहले का, और एक हिस्सा बांटना पड़ेगा टू के बाद का। ये जो टू बीच में आया है, ये दोनों तरफ के और को अलग अलग करता है। तो इसमें किस चीजों के लिए बात की गई है, कि डेवलपमेंट हो मतलब बेहतर हो, विकास हो, इंप्रूवमेंट हो मतलब उसमें जो पहले से जो चीजें हैं उससे वो ज्यादा बेहतर हो जाए, मॉडर्नाइजेशन हो मतलब उसमें आधुनिकीकरण आ जाए। मतलब आप अगर कागज पेन से काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर से करें, कंप्यूटर में जो टाइप कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, उसको आपको प्रिंट निकाल के कागज भी ना निकालना पड़े, आप सीधा मेल से भेज दें। आप अपने पैसों की जो फीसेस हैं उसको आप ऑनलाइन जमा करा दें, पेटीएम से करा दें, जिस भी माध्यम से आप करा दें। तो ये मॉडर्नाइजेशन है। ये सब चीजें करने के लिए, या किसी चीज को संशोधित करना है या उसकी आवश्यकता हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिफारिशों की बात हो रही है। ये सिफारिश हर लोक प्राधिकरण को ध्यान पे रखते हुए भी वो कर सकते हैं, रिपोर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिफारिशों में वो एक्ट के इन सारी चीजों के लिए संशोधन की भी आवश्यकता है, तो उसके साथ में। और अगर लेजिस्ट्रेशन, मतलब लेजिस्ट्रेशन में मतलब आप क्या समझ रहे हैं, लेजिस्ट्रेशन का मतलब अन्य विधान, एनी अदर कानून, जो अन्य कानून है, जो सूचना के अधिकार के साथ में मिलते जुलते जो कानून है उसमें, या उस उन कानूनों के कारण से सूचना के अधिकार अगर किसी कारण से इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको साथ में लेते हुए। और क्या बोल रहा है, और एनी अदर मैटर के रिलेवेंट्स ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब क्या हुआ, उसको संचालित, प्रचालित या कार्यशील करने के लिए। ठीक है, किसको कार्यशील और प्रचालित प्रचालित संचालित करने की बात कर रहा है, राइट टू एक्सेस, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जो सूचना के पहुंच करने के लिए जो राइट है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके उसके संचालन के लिए, प्रचालन के लिए जितने भी जो अदर कॉमन लॉ है, कानून है, या एनी अदर कोई मैटर है या मामले हैं, उन सब के लिए इन बातों को ध्यान पे रखते हुए रिकमेंडेशन दे सकेगा। मतलब जिस तरीके से हमने बोला कि अधिकारियों के अनुशासनिक कार्रवाई के लिए वो वहां पे विशिष्टिया देगा, कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ आशय भावना है उसकी, तो उसकी विशिष्टिया देगा। वैसी ही वो रिकमेंडेशन देगा कि इस पर्टिकुलर लोक प्राधिकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोक प्राधिकरण रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है ना। लोक प्राधिकरण सिर्फ ये बता रहा है कि इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन पर क्या दे रहा है, जो उसके ऊपर का अधिकारी होगा या ऊपर का विभाग होगा वो रिकमेंडेशन देगा कि इसकी बेहतरी के लिए ऐसी अनुशंसा पर विचार किया जाना चाहिए, या ऐसी अनुशंसा की जानी चाहिए कि हम जो है फीस को ऐसे इस तरीके से ले लें, या इसमें ये चीज हो जाए, हमको जो निशुल्क देना है उसके लिए बीपीएल धारी का सिर्फ लिखा जाना पर्याप्त हो, या उसका बीपीएल कार्ड पर्याप्त हो सकता है कि उसको अंत्योदय कार्ड अपना लाके दिखाना हो, या वो जो बीपीएल कार्ड है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो बीपीएल धारी अब एपीएल में आ गया हो। तो जितनी भी चीजें रिकमेंडेशंस उनको देनी है या कुछ उसमें लिखना है, तो वो लिख सकता है। वो लिख सकता है कि हम बीपीएल धारियों के अगर स्वयं के मामले हैं, स्वयं के मामलों पर अगर उसका अनुरोध प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा चाहिए गई जितनी भी जानकारी हम पूरी जानकारी निशुल्क देंगे, या 50 पेज तक देंगे, या 100 पेज तक देंगे। क्योंकि 50 या 100 पेज का बाउंडेशन इस एक्ट में नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उससे रिलेटेड कोई मामला है
तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन अगर वो उससे रिलेटेड मामला नहीं है और बीपीएल धारी सिर्फ बीपीएल कार्ड का उपयोग करके सूचनाएं निशुल्क चाह रहा है ना, अब वो हर मामले में निशुल्क चाह रहा है तो देने में तो पूरे देश के कार्यालयों के कागज खत्म हो जाएंगे। वो अपने मामले में चाह रहा है तो बिल्कुल उसको निशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन वो अन्य मामलों में चाह रहा है तो उसको निशुल्क नहीं दिया जा सकता। ऐसी सिफारिशें भी वो दे सकता है। तो जितनी भी सिफारिशें देंगे वो इसके बिहाफ में लिखकर भेज सकते हैं। अब हमने 25(1) समझ लिया कि राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के लिए उसको मटेरियल 25(2) में मंत्रालयों के द्वारा मिलेगा, जहां पे मंत्रालय अपने अंतर्गत आने वाले जुरिडिक्शन में आने वाले लोक प्राधिकरणों से कलेक्ट करेंगे। 25(3) हमको ये बता दिया कि उस रिपोर्ट के लिए जो चीजें जो कीपिंग करना था, रिकॉर्ड कीपिंग करना था, वो चीजें क्या क्या होंगी और उन रिपोर्ट के लिए जितने भी डाटा होंगे वो किस तरीके के होंगे। अब इन सारे रिपोर्ट्स को कंक्लूड करके सूचना आयोग ने तैयार कर लिया। अब उस रिपोर्ट को करेगा क्या? खुद तो मॉनिटरिंग करेगा, उसमें एनालिसिस करेगा, उसकी सुपरवाइजिंग करेगा, उसमें अगर कहीं कुछ सही गलत है या आंकड़े झूठे सच्चे हैं वो अपने लेवल पे उसको समझेगा। समझने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगा वो रिपोर्ट को बनाकर भेजेगा वो अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, जैसा 25(1) में लिखा भी है। ठीक है, तो अब वो किसको भेज रहा है, वो उस रिपोर्ट का कर क्या रहे, उस रिपोर्ट को सरकार के कहाँ भेजेगा? वो मुख्यमंत्री को भेजेगा, राज्यपाल को भेजेगा, ये सब नहीं। ये यहाँ पर सेक्शन 25(4) हमको बता रहा है कि जो रिपोर्ट बनेगी वो चाहे किसी को भी भेजे, लेकिन वह रिपोर्ट उस व्यवस्था के अंदर में जाएगी या उस प्रक्रिया के अंदर में जाएगी कि वो रिपोर्ट प्रस्तुत होना चाहिए कहाँ पर? वो प्रस्तुत होना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अंदर में, अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड मामला है। अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट लेजिस्लेचर में, अगर वहां पे विधान परिषद भी बना हुआ है स्टेट के अंदर में तो वहां पर भी, है ना? तो ऐसी जगह वो रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए, समक्ष जानी चाहिए। इसकी बात कौन कह रहा है? 25(4) कह रहा है। हमको विधानसभा संसद में हम ये आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं कि कितने बार ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत हुई जिस पर चर्चा संसद में या विधानसभा में हुई। तो हो सकता है कि एक हैरानी वाली जानकारी आप लोगों को मिले। हो सकता है कि आप सूचना आयोग से या मंत्रालय से ये सवाल करें कि आप बताएं कि आपके लोक प्राधिकरण कितने किस किन प्रावधानों के तहत कितने कितने अनुरोधों के निपटान में मना किए हैं जानकारी, तो हो सकता है आपको निराशा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इन रिपोर्टों के लिए मिलेंगी जिससे आपको निराशा भी होगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये एक्ट जो है बराबर काम क्यों नहीं कर पा रहा है। इस एक्ट को काम करने के लिए जो चीजों की जरूरत थी वो चीजें इस रिपोर्ट में कितनी मायने रखती है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग सिर्फ अपनी जरूरत तक की चीजें एक्ट में जो धाराएं थी 20 तक की वहां तक हमने पढ़ लिया क्योंकि हमारा मतलब वहीं तक था, लेकिन हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि एक्ट मजबूत कैसे होगा, एक्ट को मजबूत करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसी के 25(5) में जो इसका आखिरी सब सेक्शन है। आखिरी सब सेक्शन क्या बोल रहा है? वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात कह रहा है। जो अभी तक 4 सेक्शन आपके गए ना उनसे भी बड़ी बात कह रहा है। और लोग जो है हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी का जो सही ट्रांसलेशन है नहीं होने के कारण से मैं बोलता हूँ कि आप साथी कोई भी 25(5) को पढ़ ले और मेरे को ये बता दे कि वो उसका सही इंटरप्रिटेशन है क्या। तो मैं बोलूंगा इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन हिंदी में लिखने का जो तरीका है इन्होंने लेंदी तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर में जो गलत किया है वो ये किया है कि 25(5) का जब आखिरी में हिंदी में लिखा है तब उसमें लिखा है सिफारिश कर सकेगा। उसने उस बात को खत्म कर दिया जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। आखिरी के लाइन पर, आखिरी के लाइन पर क्या लिखा हुआ था अंग्रेजी में? विच ऑट्स इन द ओपिनियन टू बी टेकन टू प्रमोटिंग सच कॉन्फॉर्मिटी। समनुरूपता मतलब एक जैसी समानुरूपता को लाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए ऑट्स कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कराना ही है, बाध्यता है, अवश्य कराना ही चाहिए, होना ही चाहिए,
के लिए वो बात कहता है। और आखिरी में इसमें क्या लिख दिया, सिफारिश कर सके। अरे सिफारिश कर सकेगा आया है कंटेंट मेरे भाई, लेकिन सीक्वेंस उसके अलग अलग है, और इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन करने के दौरान उसका सीक्वेंस बदल दिया। तो हम लोग भी बड़े जो हिंदी भाषी साथी हैं उसको बड़े मजे से छोड़ देते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ोगे तो अंग्रेजी में भी आप देखोगे कि कई बार इसने जो वर्ड लाया, कॉन्फॉर्म भी लाया, प्रैक्टिस भी लाया, एक्सरसाइज भी लाया, फंक्शन भी लाया, तो वहां पर इतना गोल गोल घुमा दिया है कि चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है। मतलब जो एक्ट लिखने वाले हैं ना, वो इसकी लीगलिटी को इस तरीके से बना दिए कि आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम हमेशा वंचित होंगे अपने पावर से, हम हमेशा वंचित रहेंगे इस एक्ट की सही जो हम अपेक्षाएं रखते हैं उससे। जब कल मैं आप लोगों के साथ इसके आखिरी सेशन पर हम इसके प्रियम्बल पे बात करेंगे ना, तो मैं पूरा एक्ट का सार आप लोगों के साथ क्लोज कर दूंगा कि भाई मैं तो ये मानता हूँ इस एक्ट के सार में। मैंने नीरज जी से स्पेशली रिक्वेस्ट भी किया है कि सर इस जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल के अंदर में हमको सिर्फ वो बातें दिख रही हैं जो प्रियम्बल में है, हमको इसकी इंटेंशन क्या थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिर किस ट्रांसपेरेंसी को हमको यहाँ पर समझना है, उस पर आप थोड़ा सा अध्ययन करके हम लोगों को मार्गदर्शन करें। अगर उन्होंने मेरी निवेदन को स्वीकार कर लिया तो कल डॉक्टर नीरज जी के जरिए से, है ना, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रियम्बल में एक्चुअली सार क्या निकाला गया। क्योंकि हमको तो सिर्फ प्रियम्बल मिला इस एक्ट के अंदर में, लेकिन जब ये बिल पेश हुआ था संसद के अंदर में, तो जब बिल कोई पेश होता है संसद के अंदर में तो उसको लाने का, बिल को लाने का सबसे पहले कारण बताया जाता है ना, उसके रीजंस बताए जाते हैं, फिर उसमें इंटेंशन देखा जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है। और खासकर जब राइट ऑफ सिटीजन लाया जाता है ना, कोई भी सिटीजन को कोई लीगल राइट्स दिया जाता है या कोई फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया जाता है, तब तो उसके इंटेंशन को देखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो हमको नहीं मिल सकती क्योंकि हमको संसद से वो कॉपी मिलने पर बैन है। तो हमारे पास वो मूल प्रति नहीं है, वो नोट शीट नहीं है जिससे उसके इंटेंशन का पता चल सके कि ये एक्ट लाया क्यों गया। हो सकता है कि जब 20 साल पूरे हो जाएंगे 12 अक्टूबर 2025 को, तो जो 8(3) का प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम उस कॉपी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोग का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है कि भाई 20 साल से पहले तो आप मंत्रिमंडल के किसी विचाराधीन उसके जो निर्णय होंगे, सार होंगे, वो भी नहीं ले सकते। हो सकता है उसके बाद भी संभावना है कि ना मिले, उनके पीछे कोई लॉजिक हो, अब वो भगवान जाने। तो हमें 2025 12 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा उस बिल के इंटेंशन और उसको जानने के लिए चली हुई नोट शीट को पाने का। तो अभी क्या है इसमें सेक्शन 25 के सबसेक्शन 5 में क्या बोला हुआ है, द केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा आभास होता है या प्रतीत होता है, क्या बोल रहा है, इफ इट्स अपियर टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी द प्रैक्टिस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी इन रिलेशन टू एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस क्या, उनके जो काम है, एक्सरसाइज क्या, हाँ, एक्सरसाइज मतलब उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, अभ्यास करना, किसका, अपने कार्यों का। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने कार्यों के कर्तव्यों के प्रयोग को अभ्यास करेगी, प्रयोग करेगी, है ना, तो उसके संबंध में, है ना, क्या बोल रहा है उसके संबंध में, दिस एक्ट डज नॉट कन्फर्म, यानी अंडर दिस एक्ट तक, वहां तक वर्ड था। अब उसके बाद देखिए ये ना तो कॉमा लगाया, ना पूर्ण विराम लगाया, ना कुछ लगाया, सीधा लिख दिया। थोड़ा सा ना मतलब इस कारण से गुस्सा भी आता है कि चीजों को बांटते नहीं है इन लोग, है ना, एक ही सेंटेंस को इतना लंबा कर दिए हैं कि उसको आप टुकड़ों में भी नहीं पढ़ पाओ। फिर क्या बोला, अंडर दिस एक्ट के बाद डज नॉट कन्फर्म विद द प्रोविजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ दिस एक्ट। फिर से बात बोल रहा है कि इस एक्ट के उपबंधों या भावनाओं या प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। मतलब किसी लोक प्राधिकरण के कार्य करने की जो पद्धति है या प्रक्रिया है या प्रथा है, वह इस अधिनियम के प्रावधानों और भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो वह लोक प्राधिकरणों से ऐसी सिफारिशें करेगा, है ना। अब ये बोल रहा है सिफारिशें करेगा, इस जिसको इसने आखिरी में ले लिया, क्या करेगा अब वो बता रहा है बीच में, विच ऑट्स इज ओपिनियन टू बी टेकन टू प्रमोटिंग सच कॉन्फॉर्मिटी।
कॉन्फॉर्मिटी मतलब समानुरूपता, मतलब जितने भी लोक प्राधिकरण है या जितनी भी व्यवस्था है, कानून एक जैसा रहे। अब हो सकता है कि कोई विभाग बोले कि भाई मेरे यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो आयोग का काम क्या है? आयोग का काम है उसमें समानुरूपता लाना और एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कराना। तो वह उसके लिए जो जरूरी चीजें होंगी, है ना, जो उसके विचार होंगे, जो उसके ओपिनियन होंगे, है ना, तो वो ओपिनियन उसको देगा। और उस ओपिनियन के हिसाब से, क्या खाली ओपिनियन दे नहीं रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ओट्स इन इट्स ओपिनियन टू बी टेकन प्रमोटिंग सच कॉन्फॉर्मिटी, समानुरूपता लाने के लिए, जो लाने के लिए, टेकन करने के लिए जो होना चाहिए उसके विचारों के अनुसार, वही चीज की सिफारिश देगा और वह वैसा ही पब्लिक अथॉरिटी करेगा। तो जिसने इस रिपोर्ट की बात को समझ लिया, अच्छा ये जो बात बोल रहा है, ये बात नहीं बोल रहा है कि रिपोर्ट में लिखना है 25/5, ये बात नहीं बोल रहा है कि रिपोर्ट में लिखना है 25/5, ये बात बोल रहा है ना। देखिए सिर्फ 25/3 जो है वो रिपोर्ट में सारी चीजें क्या क्या होंगी उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। 25/1 और 25/2 वो रिपोर्ट को बनाने का तरीका बता रहा है। 25/4 जो है ये बता रहा है कि वो विधानमंडल या सांसद में पेश होनी चाहिए। लेकिन 25/5 क्या बता रहा है, ये एक सतत प्रक्रिया को बता रहा है कि जब भी आयोग को ऐसा लगता है कि कोई लोक प्राधिकरण इस एक्ट की प्रावधानों की या भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, उसके काम करने के लिए जो अपने कृत्यों का प्रयोग कर रहा है ना, जो प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो इस एक्ट की मंशा के अनुसार नहीं है, तो वो उसको एक रिकमेंडेशन दे रहा है। और वो रिकमेंडेशन क्या दे रहा है, जो आयोग मानता है उसको फुलफिल करने की बात कह रहा है, वो वैसा ही होना चाहिए की बात कह रहा है। और इस सतत प्रक्रिया है, लेकिन आयोग अपने इन ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है। ये आयोग के कर्तव्य है, काम है, मॉनिटरिंग का प्रक्रिया है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम उस आयोग से सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई आप ऐसी रिपोर्ट दीजिए, आपने इस कंटेंट्स के बिहाफ में आज तक कितने रिकमेंडेशंस दिए, आपने इस आयोग के बिहाफ में कितनी चीजें ये की, हम ही सवाल नहीं कर रहे। हम मुख बगीर अंधे हैं, तो वो तो हमसे बड़े वाले हैं। एक बार केवल सोडी जी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, क्योंकि फिर इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन है इसका 26, इस पर मैं जाऊंगा। कंवल सोडी साहब, अगर आप बहुत समय से हैंड रेस किए हुए हैं, आपको कुछ कहना था तो तुरंत बोलिए, शॉर्ट में उसको प्लीज, क्योंकि 1 घंटे हो चुके हैं और मेरे को 10-15 मिनट में इसको क्लोज करना है। कंवल सोडी जी, कंवल सोडी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया आपने, ठीक है, मैं आपका वो कर रहा हेलो हूँ। हाँ बोलिए। सर, 25/4 में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी कमीशन की। 25/4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीए लगाई थी। नहीं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे 25/4 को, ये नहीं, प्रावधान है 25/4। प्रावधान के लिए आरटीए लगाई थी कि आपने प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। कहाँ लगाई थी कमीशन आपने? को कमीशन को किसको? कमीशन को पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन तो, कमीशन को। हाँ, उसमें क्या जवाब मिला आपको? उसने इन्होंने एक तो ब्लंडर ये किया कि हम जो लेजिस्लेशन विधानसभा में रखना होता है ना, उसको उन्होंने वेव कर दिया कि हमने इसको खत्म कर दिया, ये नहीं सही रख कहा रहे। उसने, एकदम सही कहा नहीं, उसने। आयोग ने आयोग ने एकदम सही कहा। आपको ये आवेदन जो है ना, ये हाँ सूचना जी, आयोग में नहीं लगाना है 25/4 की जानकारी लेने के लिए। हाँ जी। 25/4 की जानकारी लेने के लिए आपको संसद सचिवालय या विधानसभा सचिवालय या विधान परिषद सचिवालय में आपको आवेदन लगाना है, क्योंकि 25/4 की जो प्रावधान है वो इस बात को बताती है कि वो जो रिपोर्ट बनी हुई है, वो रिपोर्ट किसी भी माध्यम से जा रही हो सकता है कि आयोग उस रिपोर्ट को राज्यपाल को दे, राज्यपाल आगे भेजे, हो सकता है वो रिपोर्ट को वो मुख्य सचिव को भेजे, मुख्य सचिव जो है वहां पर लगाए, हो सकता है वो रिपोर्ट को सीधा संसद के सचिवालय या विधानसभा के सचिवालय भेजे, है ना, जिसके जरिए से वो वहां पर पेश हो। तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, वो जो विधानसभा का प्रक्रिया निभाने समझने वाले लोग होंगे, वो उस बात को बताएंगे, क्योंकि उसकी समझ मुझे भी कम है। लेकिन मेरे को इस सर, बात की एकदम 100% मेरा कहने क्लियरिटी का है। मतलब उसने कहा कि हम नहीं बेचते। भेजे ही नहीं बोला। कमीशन ने ये कहा कि हम रिपोर्ट नहीं बेचते। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। आपको जो सबसे मेन है ना सवाल, विधान परिषद से
और विधानसभा से और संसद से करना चाहिए कि भाई ये रिपोर्टें होनी चाहिए थी, आज तक पेश क्यों नहीं हुई। जब वो वहां से जवाब आएगा कि कितनी रिपोर्टें पेश हुई, वहां पे जवाब मिलेगा कि कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। कमीशन ने बात जवाब दे तो दी कि सुनिए हमने भेज दी। कंवल सोढी जी, एक बार बात तो सुनिए मेरी। हाँ जी, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना आपको, कि हाँ आपको जी, जब वो जवाब आएगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है, तो हाँ, आपको जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है ऐसा जवाब देने से पहले ना कई सारी इंटरनल प्रोसीजर उनकी हो जाएंगी, और जिस दिन वो जवाब देंगे ना वो कि ये नहीं प्रस्तुत की गई है, आप उस जवाब की रिपोर्ट लेके जाएंगे राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल के पास आप जाके सवाल करेंगे। मैंने जो आप लोगों को अभी आयोग के गठन के बारे में बताया था, तो आयोग के गठन के दौरान आयोग में जो आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, ये मिलकर आयोग बनाते हैं, और ये जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य सूचना आयुक्त की है ना। तो इन्होंने अपने कार्यों को नहीं किया है, इसलिए ये अयोग्य साबित होते हैं। ये इस एक्ट की भावना के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, ये साबित होता है। ऐसे बोलते हुए आप राज्यपाल को शिकायत दे सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना, इसमें हमको सूचना आयोग से अरे जिस आदमी ने चोरी की है उसी को हम जाके बोलेंगे तू चोरी किया है, तो थोड़ी सुधार आएगा। चोर को चोर बोलने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा पुलिस के पास जाके बताने से कि चोर ने चोरी की है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। ठीक है सर। मेरे साथी समझ रहे होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बोला था कंवल सोढी साहब ने, एक जो इस पूरे मेरी बात के चरण का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूं, मुझसे पहले से जान रहे थे। तो आप लोग भी जान रहे होंगे, लेकिन क्या है कि हमको इस एक्ट में लिखा क्या है उसके प्रावधानों को समझने की जरूरत है, और उस प्रावधान के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आई अभी कंवल सोढी साहब ने जो कही, उस बात में ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए कि यह बात आ गई कि उन्होंने, उनसे बस एक ही गलती हुई कि उन्होंने चोर से पूछ लिया कि तुमने चोरी की है क्या। अच्छा, चोर भी जवाब दे रहा है बड़ी उसके साथ में, है ना, बेशर्मी के साथ में उनको ये भी जवाब दे दिया कि हमने जो है चोरी की है, हमने नहीं किया अपना काम। वो एकदम खुला बता रहा है, जब मैंने नहीं किया तेरे को जो करना है कर ले, है ना। तो सोढी साहब आप, हालांकि उस जवाब के बिहाफ में भी आप राज्यपाल को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें ना थोड़ी सी प्रायोरिटी पर करना है। आप ये नहीं है कि इसको 2 साल 5 साल 7 साल रोक लिए। मैं तो बोलता हूँ जैसी कोई सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त तो बदले ना, आप को उसी समय उसके पीछे भिड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आखिरी आखिरी में जाएंगे तो ये सारे प्रोसीजर्स निपटते निपटते बहुत देर हो जाते हैं, और आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अब तो मेरा जाने का समय आ गया, अब मेरे को कोई क्या कर लेगा, 5 साल का तो काम था, 4 साल हो चुके हैं, 1 महीना 6 महीना साल भर बचा हुआ है, और लेटरबाजी इधर उधर दौड़ा दौड़ा के समय खराब कर लेगा। मैं तो बोलता हूँ जैसी ही कोई मुख्य सूचना आयुक्त तो बैठे ना, सबसे पहला काम ये शुरू करो, और उस समय तक भिड़ोगे तो क्या होगा, साल 2 साल आपको रिजल्ट लाने में लगेगा, और साल 2 साल के बाद, उसके साल 2 साल के बाद जब ये रिजल्ट, आप उसकी लड़ाई को लड़ लोगे ना, तो 100% जीतोगे, और जीतने के बाद कहीं ना कहीं आप इस एक्ट को मजबूत करोगे। ठीक है, 26 सेक्शन 26 बात कह रहा है, देखो शुरुआत में ही गलती कर दी, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, और जब हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार। भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा खुद एक्ट में लिखी हुई है, क्या लिखने वालों को ये नहीं मालूम कि वहां पे केंद्रीय सरकार नहीं आएगा, समुचित सरकार आएगा। समुचित सरकार का मतलब है जहां केंद्र सरकार है वहां पे केंद्र सरकार, जहां राज्य सरकार है वहां पे राज्य सरकार। तो ये भले चीजें छोटी छोटी हो, लेकिन चीजें जो है ना अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को किसी हिंदी का या अंग्रेजी का अलग अलग नहीं लेके चल रहा हूं, मैं दोनों को साथ में, मैं इस किताब को आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहता था, क्यों, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी नहीं है। इसमें जो है किताब में जो है ना, इसके टाइटल्स को हटा दिया। टाइटल्स को दिखाने के लिए मेरे को राजपत्र खोलना पड़ता है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, है ना, जो इसमें नहीं है। अब इसमें अच्छी चीज क्या है कि भाई इसमें हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से दिया हुआ है कि एकदम पैरेलल है, तो आपको पढ़ते और समझते बड़ी आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक, यहाँ पे उसने ये भी बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेस, ऐसा नहीं कि आपके रिसोर्सेस नहीं है और फाइनेंस कंडीशन नहीं है तो भी आप इस काम को करोगे। तो इसीलिए इसमें सेल का वर्ड नहीं आया, इसमें मे का वर्ड आया।
ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे अपेक्षाएं की गई हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं किया गया। लेकिन 25 में ऐसा नहीं था। 25 जो है कंडीशनल है, उसको करना ही करना है, मतलब कंडीशनल नहीं है वो, मतलब होगा ही, वो बाध्य है ना। तो वो चीज होनी ही है। लेकिन 26 में अपेक्षा की गई है सरकार से। क्या अपेक्षा की गई है कि वो क्लॉज ए में क्या बोल रहा है, जनता के विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात अधिकारों के प्रयोग कैसे किए जाएं, शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी। लेकिन वो जनता के विशेष रूप से जो उपेक्षित समुदाय है उसके लिए कर रही है क्या? उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। उसके एजुकेशनल प्रोग्राम कुछ नहीं चला रही है, उसको बेहतर बताने के लिए उसको उपयोग करने के कोई तरीके नहीं बता रही है ना। तो वो क्या कर रही है, बल्कि उल्टा जन सूचना अधिकारियों को ट्रेंड तो कर रही है। उनको करना चाहिए, वो हमसे ज्यादा जरूरी है उनको ट्रेंड करना। लेकिन भाई तुम्हारे को जनता के लिए भी काम करना है, जनता की भी कुछ अपेक्षाएं इस एक्ट में की गई है। ठीक है, तुमको बाउंड्रेशन में नहीं डाला है ना, लेकिन सरकार के पास ऐसी कौन सी आर्थिक स्थिति की कमी हो गई कि इतनी कौन सी भिखारी हो गई है सरकार की हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, हमारी बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकती है। ऐसा कितना उनके पास संसाधन की कमी है। अगर तुम यार साले परमानेंट टीम नहीं रख सकते हो, संसाधन नहीं रख सकते हो, आज तो ऑनलाइन के जरिए से भी आप चीजें कर सकते हो। हाँ, आयोग तुमने खोल के बैठा हुआ है, आयोग में आपने इतनी सारी एसी, इतने सारे संसाधन सब उपलब्ध कराए हुए हैं। एक दो आदमी क्या जनता के उसके लिए नहीं हो सकते हैं क्या? लेकिन सरकार जो है निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि हम सवाल नहीं खड़े करते, हम मुद्दे नहीं उठाते। इस कारण सरकार भी आंख बंद करके चल रही है। अब वहां पे क्या बोल रहा है, जनता को विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात अधिकारों के प्रयोग कैसे किए जाएं, शैक्षिक कार्यक्रम बना भी सकेगी और आयोजित भी कर सकेगी। अरे भाई थोड़ा बहुत वो भी कर लो खर्चा, लेकिन नहीं करेंगे वो। फिर क्या बोल रहा है क्लॉज बी, लोक प्राधिकारियों को खंड क में निर्दिष्ट, मतलब ऊपर वाले ही खंड क के लिए बात कहा, लोक प्राधिकारियों को खंड का निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उसके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी। तो ये बोल रहा है सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो आप लोक प्राधिकरण ऐसी चीजों में कर सकेगी और उसको प्रोत्साहित करेगी। कौन सा लोक प्राधिकरण हम लोगों को कोई समझ देना चाहता है? हम तो लोक प्राधिकरण से सिर्फ कभी एक छोटी सी मीटिंग ही रख ले भाई, साल में एक बार रख ले, और मीटिंग में सिर्फ हमको ये बता दे कि भाई तू इस एक्ट में इस बात के लिए क्या समझ रहा है, हमको इतनी स्पष्टता दे दे, हम कैसे उस सूचना तक पहुंचे उस बारे में तू बता दे, हम तेरे तरीके से भाई तेरे हाथ पांव जोड़ते हैं, तू हमको बता हमको कैसे करना चाहिए, हमसे कहाँ गलती हो रही है तू बता। तो वो भी नहीं। एक्ट तो भावना देखिए, एक्ट की भावना तो क्या है, वो तो सब कुछ करने को तैयार है, आपके लिए सारे प्रावधान मौजूद है, लेकिन हमने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं। तो ये सवाल हमको खड़े करने हैं, ये चीजों पे हमको काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है। ये काम करना किसको था? आयोग को करना था। लेकिन ये काम किसको करना पड़ रहा है? हमको करना पड़ रहा है। और नहीं करोगे तो भैया बैठ के रोना गाते रहो, बैंड बजाते रहो, वो सब चीजें चलती रहेंगी जिंदगी भर। वो हमारी गलतियों की खामियां हमारी है, उसके लिए किसी दूसरे को मैं दोष नहीं देने वाला हूं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें सी में, लोक प्राधिकारियों द्वारा उसके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप से प्रसारित किए जाने के लिए बढ़ावा दे सकेगी। प्रमोट टू टाइमली इफेक्टिव dissemination of accurate information by the public authority about their activities। अब और बताइए मैं क्या बोलूं, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा है वो। लोक प्राधिकारियों द्वारा उसके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से प्रभावी रूप से प्रसारित करने के लिए बढ़ावा दे सकेगी। अरे भाई तू इतनी गंदी अंग्रेजी क्यों लिख रहा है कि दे सकेगी? भाई ठीक है, आप, मैं समझ रहा हूं कि भाई आप जबरदस्ती का नहीं कर सकते, लेकिन चीजें ऐसी क्या है कि नहीं कर सकती सरकार? ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की वो नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर रही, कोई मांग नहीं रहा, कोई मांगेगा नहीं तो भीख भी बिना मांगे नहीं मिलती है। देखिए बात को गलत मत समझिएगा, भीख भी बिना मांगे नहीं मिलती है, तो कम से कम एक रिक्वेस्ट तो आप लोग कीजिए, एक अनुरोध तो कीजिए, एक शिकायत तो कीजिए कि ये चीजें मिले। तो हो सकता है उनके कान खड़े हो सकता है उन्होंने भी आपके जैसे और मेरे जैसे
या हमारे भाइयों के जैसे उन्होंने भी कभी 25 और 26 को पढ़ा ही नहीं हो, कम से कम इसी बहाने वो पढ़ ले, उनको ये विश्वास हो जाए कि भाई ऐसे भी कुछ प्रावधान इस एक्ट में दिए हुए हैं। क्लॉज डी क्या बोलता है? लोक प्राधिकरणों की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी। लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी, ये तो करते हैं वो, ठीक है। लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी, ठीक है, वो ये भी करते हैं, कोई बुराई नहीं है, चलो ये तो काम हो रहा है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 18 मास के भीतर, इस अधिनियम के प्रारंभ से, है ना, अधिनियमित होना और प्रारंभ होना दोनों में आप देखिए, ऐसे तो प्रारंभ होने का अर्थ तो मैं बोलता हूं कि जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ उस दिन से, लेकिन मैं बोलता हूं चलो आप राजपत्र के प्रकाशित से मत मांगो, जिस दिन अधिनियमित हुआ 12 अक्टूबर 2005 से, उसके बाद से ये जो है उसको व्यापक रूप से उसको एक मार्गदर्शिका वो करनी थी। मार्गदर्शिका किसको करनी थी? समुचित सरकार को। उसका क्या उद्देश्य था? उसमें क्या अपेक्षा की गई थी? उसमें अपेक्षा की गई थी कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार को कोई प्रयोग करना चाहता है, तो कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है तो उससे क्या अपेक्षाएं की जाए। भाई अधिकार तो आपको दे दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन तो दे दिया, ये भी बता दिया कि आपको आवेदन ऐसे करना है, लेकिन कोई अपेक्षाएं हैं, वो चाह रही है, सरकार भी चाहती है भाई, क्योंकि सरकार ने अगर ये कानून लाया है तो सरकार ने आपको सिर्फ राइट्स देने के लिए नहीं लाया है, ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी कानून है। और ये ट्रांसपेरेंसी कानून के लिए इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जागरूक नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, है ना। इसी के प्रियम्बल में लिखा हुआ है विरोधी तत्वों के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए और उन विरोधी हितों के उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। विरोधी हित क्या थे? जो सिस्टम में बैठ के अपने हिसाब से मनमाने तरीके से सिस्टम को चला रहे थे, है ना। और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक व्यवस्था क्या थी? कि ये व्यवस्था एक आम नागरिक चलाए। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? इस कारण से विरोध हो रहा था। अब इस विरोध को कैसे दूर किया जा सकता था? ट्रांसपेरेंसी लाके। और हम लोग क्या होता है, सिर्फ भ्रष्टाचार को देखते। मैं तो बोलता हूँ इस देश में भ्रष्टाचार अगर हो भी रहा है ना, वो गलत है, लेकिन भ्रष्टाचार होने के बाद भी देश का पैसा देश के अंदर है ना। वो ब्लैक मनी के जरिए से अगर वो नेता लोग चोरी करके, नेता लोग करप्शन करके वो चुनाव के समय आप पर ही खर्च कर दे रहे हैं, तो भी वो पैसा देश के अंदर है। मैं मतलब गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जब देश का पैसा और संसाधन इस कदर बर्बाद हो कि वो देश के बाहर जाने लगे और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगे, उसके कारण से टेररिज्म और चीजें कई तरीके की हो रही हैं जिसमें जनता की भागीदारिता बहुत कम है। कुछ पूंजीवादी लोग लगातार देश के पूंजी को गलत तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीवाद बनते जा रहे हैं। सिस्टम जो है वो सिस्टम में अपने पैसों के बल पे, सिस्टम के बल पे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को डैमेज कर रहे हैं, और उस पर हमारा विचार नहीं जा रहा है। हम लोग को उस पर भी विचार करना चाहिए और इस एक्ट को जोड़कर उन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भ्रष्टाचार वो कड़ी है जिस कड़ी से आप किसी सरकार से सवाल कर पाते हो, किसी अधिकारी से सवाल कर पाते हो। क्या है, आप पूंजीवादी तो सीधा पूंजीपतियों से तो नहीं लड़ सकते, आप वैसे नेताओं से या राजनेताओं से तो नहीं लड़ सकते जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। तो आपको सिस्टम के अनुसार तो आपको इस एक्ट में लोक प्राधिकरणों से ही सूचनाएं मिलेंगी, तो आपको लोक प्राधिकरणों से ही सूचनाएं लेनी है। वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध या ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध ही लेनी है, लेकिन आपका उद्देश्य और इंटेंशन ना वो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला नहीं चाहिए। उस भ्रष्टाचार के कारण से देश की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंच रहा है, इस देश को जो बाहर से जो बाहरी तत्व जो इस देश को कमजोर करने में लगे, वहां पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए साथ साथ, तो उस पर भी ध्यान दे। तो अब उसके बाद 25(3) क्या बोल रहा है?
25(3) बोल रहा है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल इफ नेसेसरी अपडेट, समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो उपधारा 2 के निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पे अद्यतन प्रकाशित कर सकेगी, विशिष्ट या उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। देखो, एक तो उसने बोला कि मार्गदर्शी सिद्धांत के अंदर में वो उसको अद्यतन करेगी, मतलब रेगुलर अपडेट करेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, उसको प्रकाशित करेगी। और तीसरी बात क्या बोल रहा है, उसकी विशिष्टियां जो है, उसकी व्यापकता जो है उसकी, है ना, किसी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए। जो उपधारा 2 में लिखी हुई है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बात बोल रही है, ठीक है। और उसके लिए उसके अंदर में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उसको उसने 26(3) में क्लॉजेस के अंदर में बताया। तो उसका क्लॉज ए क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य अगर समुचित सरकार से पूछा जा रहा है या समुचित सरकार को अपनी मार्गदर्शिका में लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्ट, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एक्ट इस बात की भी अपेक्षा कर रहा है कि सरकारें जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, वो ये बताए कि वो इस एक्ट में क्या उद्देश्य देख रही है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्ट्स है इसके, उसको भी देख रही है। और वो किससे जानना चाह रही है, सरकार से चाह रही है। किसके अंदर चाह रही है, एक मार्गदर्शिका के अंदर चाह रही है, जो उसको एक्ट इनेक्टमेंट होने के 18 महीनों में कर लेना था और उसको अपडेट भी करना था, प्रकाशित भी करना था, ठीक है। तो जब वो उद्देश्य सरकार हमें बताने लगेगी ना, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से आरटीआई का सही उपयोग कर पाएंगे। अब उसके बाद क्लॉज बी क्या बोल रहा है, धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी की डाक गले पति फोन नंबर, फैक्स नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डाक पता। मतलब एक तरीके से उसमें ये बोल रहा है कि जो धारा 5(1) के अंदर में जिन भी प्राधिकरणों में जितने भी जन सूचना अधिकारियों को जो डेजिग्नेटेड किया जाना था या अपॉइंटेड किया जाना था, या किसी भी तरीके से उनकी नियुक्तियां होनी थी, उन हर प्राधिकरण के और उसमें जो सूचना अधिकारी बने हैं उसका क्या क्या, है ना, उसके बारे में विवरण बोला गया। उस विवरण में क्या होना चाहिए उसका, देखो ये नहीं बोल रहा है कि उसका नाम क्या होना चाहिए, वो ये बोल रहा है कि उसका डाक और गली का पता, ठीक है। वो ये बोल रहा है उसका फैक्स नंबर, उसका फोन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक डाक मतलब ईमेल का पता। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये क्या होगी, एक सूची के बद्ध में होगी और ये सारी जानकारी समुचित सरकार को बतानी है कि उसने कहाँ पे कितने लोक प्राधिकरणों में कितने लोगों को डेजिग्नेट किया। कोई मांगा आज तक, इस डायरेक्टरी को मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने कहाँ पर क्या है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वास्तविकता में कितने लोक प्राधिकरण है। हो सकता है कि सूचना ना दे या ऐसा कोई सूचना संधारण ही ना हो, पर सवाल तो करिए। उसके बाद सी क्या बोल रहा है, क्लॉज सी, वो ये बोल रहा है यह वह रीति और प्रारूप जिसमें यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जन सूचना अधिकारी से अगर अनुरोध करना है तो कोई रीति या प्रारूप अगर बना हो तो उसके बारे में बताए। यार हम लोग परेशान होते हैं कि यार हमको कोई फॉर्मेट दे दे, आवेदन का फॉर्मेट दे दे, प्रथम अपील का दे दे, द्वितीय अपील का दे दे, शिकायत का दे दे, किस मामले में क्या दे दे। यार ये तो काम समुचित सरकार का है, हम उसी से पूछ ले भाई तू प्रारूप दे दे हमको, हम किस प्रारूप में तुम्हारे पास सूचना हमको पहुंच होगी, क्योंकि हमको तो वही प्रारूप देना भाई जिस प्रारूप में हम सूचना तक पहुंच जाए। सूचना तक ना पहुंचे वाला प्रारूप की बात इस एक्ट में नहीं की गई है, इस एक्ट में की गई है सूचना तक पहुंच करने वाले प्रारूप की। तो हमको तो भैया तू पहुंच करने वाला प्रारूप बता दे जिससे हम पहुंच पा सकते हैं। तो ये इन इन लोगों की जो है ना, थोड़ा सा मतलब आप लोग भी इन ट्रिक्स को समझें और उस पर विचार करके काम करें। अब उसके बाद क्या है, क्लॉज डी, वो क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण की यथास्थिति एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
एक मिनट, पेज आगे बढ़ना है। अधिकारियों द्वारा, राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य। अब वो ये बोल रहा है कि जो भी लोक सूचना अधिकारी से जो हमको सहायता मिल सकती है लोक प्राधिकरणों में, इस अधिनियम के अधीन, मतलब लोक प्राधिकरण है, उसके अंदर जन सूचना अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी से हमको क्या सहायता मिलनी चाहिए और उसके कर्तव्य क्या होंगे, वह भी मार्गदर्शी सिद्धांत में बताना है। मार्गदर्शी सिद्धांत नियम क्या है, मार्गदर्शिका क्या है, वो कोई एक्ट नहीं पढ़ाना है उसको, यार एक्ट तो पहले से लिखा हुआ है। हमको ये समझना है कि सरकार कैसे उस चीज को इंटरप्रिटेट करती है ना, क्योंकि जो भी बात होंगी वो एक्ट के अनुसार होंगी, लेकिन उस एक्ट के लिए सरकार जनता से, नागरिकों से क्या अपेक्षाएं कर रही हैं, उसके लिए वो क्या मार्गदर्शन दे रही हैं, वो हमको जानना है। चाहे सरकार उसको कमजोर करते हुए बोले या अच्छा करते हुए बोले, उससे एक्ट नहीं बदलने वाला है, उससे उस एक्ट की वो नहीं बदले, लेकिन उससे सरकार की अपेक्षाएं या सरकार की सोच का पता चल जाता है। इसलिए मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए और उसको हमको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और अगर ज्यादातर है तो मार्गदर्शी सिद्धांत क्या होता है, वो एक्ट को ही वैसी का वैसी लिख देते हैं, थोड़ा बहुत शब्दों में 19-21 करके, लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं है इस एक्ट के अंदर में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्लॉज ई, क्लॉज ई क्या बोलता है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता। उस मार्गदर्शी सिद्धांत में खाली जन सूचना अधिकारी से सहायता की बात नहीं कर रहा है, वो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग से भी सहायताओं की अपेक्षाएं जो होनी चाहिए वो बता रहा है। अब मान लो कि आपको जन सूचना अधिकारी के लिए तो लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है, उसकी मदद करने के लिए वो उसके आवेदन लिखेगा, ठीक है। तो क्या अपील और शिकायत लिखने के लिए भी राज्य सूचना आयोग में कोई सहायता मिलनी चाहिए, वो बताएगा। अगर है तो सरकार ऐसा समझती है कि कुछ होनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, तो बताएगी, नहीं होनी चाहिए नहीं बताएगी। लेकिन हमने सवाल ही नहीं किया और सरकार ने कभी सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सरकार को तो मार्गदर्शिका क्या एक किताब के जैसे लिखनी है, लिख के हम लोगों को पकड़ाना है। लेकिन उनको ऐसा थोड़ी था कि वो अपनी मन मर्जी से लिखेगी, उनको इस एक्ट के प्रावधानों के तहत लिखना था। उनको बताना था कि इस प्रावधान के तहत सरकार ने ये मार्गदर्शिका जारी करती है या इसमें ये टिप्पणी सरकार की है। उसको अपने जो ब्रीफिंग थे वो देने थे उसमें, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज। अब उसके बाद क्लॉज एफ, क्लॉज एफ क्या बोलता है, इस अधिनियम के प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार, देखिए महत्वपूर्ण है ना, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार का कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग की अपील फाइल करने की रीति भी है। ठीक है, जो मैंने बात कही वही आ गई। और इसमें यह भी बोल रहा है कि किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या ना करने में असफल रहने में विधि में कोई उपचार हो। मतलब आपको बोलो कि यार मेरी फर्स्ट अपील का जो टाइम था वो खत्म हो गया, सेकंड अपील का टाइम था वो खत्म हो गया, है ना, या किसी भी तरीके से कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो उसमें कोई उपचार अगर हो सकता है, उसका उपचार होने के लिए कोई रीति होगी, तो उसके बारे में भी बताएगा। फिर क्लॉज जी, क्लॉज जी क्या बोल रहा है, धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के उपबंध करने वाले उपबंध। अब इसमें ये क्या बोला कि अभिलेखों के प्रवर्गों, अभिलेखों के प्रवर्गों की बात कहाँ आई है, सेक्शन 41B के क्लॉज 5 और 6 में, ठीक है, फिर इसका 6 में आई है, प्रवर्गों के ब्यूरो की बात आई है। तो यहाँ पर अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के उपबंध करने के लिए भी उपबंध है, क्योंकि अगर प्रवर्गों का ब्यौरा हमको मालूम हो कि लोक प्राधिकरण में कौन सी सूचनाएं किस प्रवर्ग के अंतर्गत है, तो जो 6(3) में जो समस्या आती है या कई स्टेट्स में, जैसे मेरे स्टेट्स में कि एक विषय वस्तु एक विषय मामले की बात आती है, तो भाई मैंने तो क्या करना है कि वो प्रवर्ग जो बताया है उस प्रवर्ग में उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है उसके हिसाब से लिखते हुए मेरे को अपने अनुरोध को बनाना है।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लॉज एच में। क्लॉज एच क्या बोल रहा है? किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत की जाने वाली फीसों की संबंधित सूचनाएं। पेज आगे बढ़ गया। तो ये जो बात कह रहा है उसका सीधा तात्पर्य है कि जो भी फीस उसके लिए जो तय की जाएंगी उन फीस को, नेट कहाँ बढ़ गया मैं, सॉरी, में था 26 के हाँ ये आ गया। क्या है ना, मोबाइल पे प्रेजेंटेशन देने में चीजें थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ठीक है, मेरे से जैसा बेस्ट हो सकेगा मैं करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला? अनुरोधों के संबंध में संदत की जाने वाली फीसों के संबंधित सूचनाएं। तो जो भी फीस है उसके संदत में की जाने वाली कई तरीके की चीजें, कई तरीके की चीजें बताई नहीं गई है कि भाई अगर आपको ईमेल से सूचनाएं चाहिए तो उसके लिए कोई कॉस्ट लगना चाहिए क्या? तो सरकार का कोई कॉस्ट खर्च आ रहा है क्या? भाई आपको लगता है कि उसके पीछे कोई मेहनत है, कोई कॉस्ट है, तो बता दे। कम से कम हमको ईमेल का राइट्स मिल जाएगा, ईमेल में सूचना पाने का। भाई आप सॉफ्ट कॉपी सीडी में देने के लिए तैयार हो, पेन ड्राइव में देने को तैयार हो, तो आपको ईमेल में देना तो ज्यादा इजियर है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप सीडी में दे रहे हो तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ा रहा है। जैसे अगर पेपरों की बर्बादी हो रही है, वैसी सीडी में देना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ाना, क्योंकि वो एक समय के बाद खराब हो जाएगा। ईमेल से दे दोगे, आपके लाइफ टाइम रहेगा भी, और वो बहुत बढ़िया से आप उसका उपयोग समय पे जरूरत के अनुसार कर भी पाओगे। फिर क्लॉज आई, वो क्या बोल रहा है? इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए, जारी किए गए किसी अतिरिक्त विनियम या परिपत्र। अब इस एक्ट के लिए सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं बोल रहा है कि सूचनाओं को रोकने के लिए, सूचनाओं को रोकने की बात नहीं कह रहा है इस एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अनुसार बात बोल रहा है सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र। हमको उनके शब्दों के साथ खेलना है, हमको इस एक्ट की भावना के हिसाब से चलना है, हमको अपने मन से कोई शब्द नहीं जोड़ना है और उनको भी जोड़ने नहीं देना है। तो ज्यादातर परिपत्र क्या निकलते हैं कि सूचनाओं को देने से कैसे रोका जाए। परिपत्र निकलना चाहिए कि सूचनाओं को कैसे उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो उस पर सवाल खड़े करना चाहिए, हम करते हैं क्या, नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है? सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो तो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए। सर ये बात उसने 26/3 के शुरुआत में ही इस बात को बता दिया था, तो करते रहना चाहिए। 27 और 28 में जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो सिर्फ उतने ही नियम बना सकती है, और सारे नियम फीस से रिलेटेड हैं। तो ये जितने भी नियम मनमाने तरीके से बनाए जा रहे हैं सब मनमाने हैं। इसी को कहते हुए मैं अपने उसको विराम दूंगा, आज के उसको प्रोग्राम को, और इसको आप लोग सुने और इस पर अमल लाएं। अनदर जो है हम इस एक्ट को कभी मजबूत नहीं कर सकते हैं। और जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो ये समझते हैं कि इस एक्ट को मजबूत बनाना है, तो इस एक्ट को मजबूत बनाने के लिए आपका आवेदन, अपील, शिकायत मजबूत होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपके शब्दों का, कंटेंट्स का सही इस्तेमाल होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उससे खाली आपकी प्रेजेंटेशन मजबूत होगी, आप कल को जब कोर्ट जाएंगे तो आप अपने जगह पे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन ये एक्ट तब मजबूत होगा जब आप इसके धारा 25, 26, 27 और 28 को कानूनी रूप से सही है या नहीं है उसको आप तय करवा सके। तो थैंक यू सभी को। तो एक मुरिया जी आप एक बार ऑफ कर दीजिए प्लीज, कुछ सवाल है मैं उनको अलग से वो ले लेता हूँ। मुरिया जी ऑफ कर दीजिए।